नमस्कार, आप देख रहे हैं पूसा समाचार। मैं हूं कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और कार्यक्रम में सभी का स्वागत। विकसित खेती और समृद्ध किसान ही भारत की प्रगति और खुशहाल भविष्य की कुंजी है। लेकिन कृषि में उन्नत विकास के लिए कृषि विज्ञान की सटीक जानकारी सही समय पर किसानों तक पहुंचाना आवश्यक है। इस दिशा में संस्थान की ओर से पूसा समाचार एक नवोन्मेषी पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़ी नवीनतम तौर तरीकों और तकनीकों की जानकारी तथा जाने माने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से किसानों को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। हम फिर हाजिर हैं पूसा समाचार का एक नया अंक लेकर, और इस अंक में हम अमरूद में बाग प्रबंधन के साथ में कम लागत में उत्तम गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट को कैसे तैयार किया जाए, इस संदर्भ में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको शीघ्र मिल सके। फलों की बात करें तो अमरूद का विशेष स्थान है। यूं तो किसान भाई बरसात और सर्दी दोनों ही ऋतुओं में अमरूद की फसल लेते हैं, लेकिन सर्दी में की गई अमरूद की खेती का विशेष आर्थिक महत्व है। उन्नत किस्म, बेहतर प्रबंधन से अच्छी उपज प्राप्त कर किसान भाई मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में अमरूद के बाग में कौन से प्रबंधन कार्य किए जाए और कीट और बीमारियों की पहचान कर फसल में होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर मधुबाला ठाकरे। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और यदि अमरूद के क्रियाकलापों की दृष्टि से बात करें तो अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण है बैगिंग करना, फलों की बैगिंग करना। सामान्यतः अमरूद में फलों की बैगिंग का कार्य तब किया जाता है जब फलों का आकार नींबू के आकार का होता है, नींबू के साइज का होता है। तो यदि आपने बैगिंग नहीं की है, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैगिंग किस तरह से करनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लागत कितनी हो रही है और आपके लाभ का कितना अनुमान है। तो लागत और लाभ की गणना करने के पश्चात ही आप बैगिंग कीजिए और कितनी सतहें करनी है उसका निर्धारण कीजिए। बैगिंग ना सिर्फ अमरूद के फलों को फल मक्खी के प्रकोप से बचाती है, अपितु फलों को दाग मुक्त और चमक युक्त रखने में बहुत मदद करती है। परिणाम स्वरूप किसानों को मार्केट में अमरूद के फलों का अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आपके खेत के आसपास सब्जियों की खेती होती है या अन्य फलों की खेती होती है जिसकी वजह से फल मक्खी की जनसंख्या अधिक है, तो आप मिथाइल यूजिनॉल के फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तरह का फेरोमोन ट्रैप है और जो नर मक्खी होती है उसको आकर्षित करके मारने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप जो फल मक्खी की जनसंख्या है उस पर नियंत्रण होता है। और इस बात का किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि चूंकि फल लगे हुए हैं वृक्षों पर और कुछ समय पश्चात 1-2 महीने बाद ये तोड़ने भी लगेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, तो कीटनाशी का प्रयोग ना करें। तो फेरोमोन ट्रैप एक बहुत ही सुरक्षित आपके पास साधन है फल मक्खी की जनसंख्या को नियंत्रित करने का। इसके अलावा यदि हम बात करें कि अभी आप देख रहे होंगे कि रात को तापमान ठंडा हो रहा है और जो दिन है इसमें तापमान अधिक होता है, धूप अच्छी निकलती है। तो इससे अमरूद के वृक्षों के तनों को बचाने के लिए आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशी है और मार्केट में एक महीन पाउडर के रूप में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाएगा आपको। तो आप इसको खरीद कर इसमें पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट बना सकते हैं और ब्रश की सहायता से इसको वृक्षों के तनों पर लगा सकते हैं। इससे होता यह है कि जो तनों पे तापमान की जो कमी है, रात को जो कम हो जाता है और दिन में अधिक हो जाता है, तो ये जो अंतर होता है इसकी वजह से तनों पर जो चिटकने की समस्या होती है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप बोडो पेस्ट भी लगा सकते हैं। आप जैसा जानते ही होंगे बोडो पेस्ट में कॉपर सल्फेट, चूना और पानी इसको मिलाकर बनाते हैं हम। तो 1 किलो कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, 1 किलो चूना, इसको आप 1 रात पहले अच्छे से अलग अलग बाल्टियों में या अलग अलग बर्तनों में भिगोएं और दूसरे दिन इसको अच्छे से मिलाकर दोनों को एक बर्तन में पानी डालते हुए अच्छे से हिलाते हुए मिलाएं।
और पानी की जो मात्रा इसमें आपको लगने वाली है वो 45 से 50 लीटर लगेगी। और इसको तनों पर लगाने से पहले इसकी जांच कीजिए। इसमें कोई भी लोहे की हंसिया या कोई भी आपका उपकरण डालकर देखिए। यदि उस पे ज़ंग जैसा कुछ जम रहा है, जंग जिसके हम लोहे का जंग लगता है ना, वैसा कुछ यदि लग रहा है तो आपको इसमें पानी और डालना होगा। तो ये जांच करने के पश्चात ही इसको तनों पर इसका लेप करें। यह भी एक फफूंदनाशी है और यह भी जो तनों में चिटकने की समस्या है या किसी तरह का फफूंद का जो आक्रमण है उसको रोकता है। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बोर्डो पेस्ट दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ये समय जो है अक्टूबर का, ये नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा को डालने का भी है। तो आप अपने अमरूद के वृक्षों की आयु के हिसाब से, इसके साथ ही साथ मृदा की उर्वरता के हिसाब से नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो भी डाल सकते हैं। इसे आप अच्छे से थाले में एक पट्टी के रूप में डालें और उसको अच्छे से मिलाएं। और यदि आपको अपने बगीचे में किसी सूक्ष्म तत्व की कमी महसूस हो रही है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। आजकल बाज़ार में ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस उपलब्ध हैं जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व एक साथ उपलब्ध होते हैं, एक ही फॉर्मुलेशन में उपलब्ध होते हैं। तो आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, इसके साथ-साथ आप उसको मिट्टी में मिला भी सकते हैं। जैसे आप नाइट्रोजन डालते हैं, ठीक उसी तरह। तो आप इस तरह से अपने बगीचे में पोषण प्रबंधन का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो इस बार वर्षा अच्छी हुई है, बल्कि ये कहा जाए कि कई क्षेत्रों में ज़रूरत से अधिक होगी तो गलत नहीं होगा। तो आप अपने बगीचे का निरीक्षण कीजिए, यदि आपको कहीं पे भी कुछ फफूंद या कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप फफूंदनाशी का छिड़काव ज़रूर कीजिए। इससे आप बगीचे को बीमारी मुक्त रखने में मदद मिलेगी। चूँकि वर्षा बहुत अधिक हुई है, इस वजह से कुछ बगीचों में किसान भाइयों ने यह ज़रूर देखा होगा कि पत्तियों पर काले-काले रंग का पाउडर जैसा कुछ आ गया है। तो इसको हम ब्लैक सूटी मोल्ड कहते हैं। वैसे तो ये जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले, उनसे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उस पर ये फफूंद की वृद्धि होती है। तो इसका कंट्रोल करना, इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जिसे हम बोलते हैं प्रणालीगत जो कीटनाशी होते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोरोपिड 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से, या इसके अलावा आप इसमें मैनकोजेब का स्प्रे भी कर सकते हैं 0.1% के हिसाब से। और इसके साथ-साथ कभी-कभी आप जैसे मैदा हो गया या स्टार्च हो गया, इसको पानी में घोलकर इसका एक पतला-सा घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे होता है ये है कि जब ये स्टार्च सूखता है पत्तियों की सतह पर, तो ये जो काला-काला फफूंद होता है, उसको भी साथ में लेते हुए झड़ जाता है और परिणाम स्वरूप इसका नियंत्रण हो जाता है। अब चूँकि वर्षा बहुत अधिक हुई है, तो आपके बगीचों में जो खरपतवार है, जिसे हम वीड्स कहते हैं, उसकी संख्या भी अच्छी खासी होगी। तो इसके लिए आप अभी का समय बहुत उत्तम है कि आप बगीचों को बहुत अच्छे से साफ़ कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि ये जो भी कीट होते हैं या फफूंद होते हैं या बीमारी के जो भी रोगाणु होते हैं, तो वो कहीं न कहीं मिट्टी में अपना जो जीवन चक्र है, वो चलाते रहते हैं और जैसे ही उनको अनुकूल समय मिलता है, वो अपना इन्फेक्शन करते हैं, आप के पौधों पर आक्रमण करते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप बगीचे में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। फल मक्खी से ग्रसित जो भी फल है, उसको आप इधर-उधर ना रहने दें, उसको आप मिट्टी गड्ढा खोदिए और अच्छे से मिट्टी में दबाइए। जिससे होगा क्या कि उसका जो फैलाव है, उस पर रोक लगेगी। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निमेटोड और विल्ट, ये 2 ऐसी समस्या है जो वर्ष में किसी भी समय आपके बगीचे में आ सकती है और ये बहुत ही जटिल समस्याएँ हैं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि लक्षण जो भी किसी भी यदि पौधे में आपको दिख रहे हैं, जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ना, सूखना और जो आपका वृक्ष है उसकी बढ़वार धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगेगी, सूखने लगेगा, तो आप उस पौधे को आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट कर दीजिए का मतलब ये है कि बाकी के पेड़ों से उसको अलग-थलग कीजिए। उसमें आने वाला सिंचाई का पानी दूसरे पौधों में नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ-साथ यदि निमेटोड के लक्षण लग रहे हैं तो आप निमेटिसाइड डालिए और यदि विल्ट, जिसे हम उकठा रोग कहते हैं, उसके लक्षण लग रहे हैं तो आप फफूंदनाशी का उपयोग कीजिए।
आप कार्बेंडाजिम नामक जो फफूंदनाशी आता है उसको आप 0.1% घोल का ड्रेंचिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको फवारे की मदद से या किसी बाल्टी मग की मदद से उसको जहाँ जड़ क्षेत्र है वहाँ पर आप डालिए, जिससे कि वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से तृप्त हो जाए उस सॉल्यूशन से और आपकी बीमारी पर कंट्रोल आए। और लक्षणों के आधार पर आप इसका जो उपयोग है वो फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, आप फिर से कर सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आजकल जो किसान भाई मुझे लगता है मेरी बात से सहमत होंगे, जो ये तापमान में एक तरह का आप बोल सकते हैं उतार चढ़ाव जो हो रहा है। कभी आप देखेंगे कि बीच में तापमान कम हो गया है, फिर बहुत अधिक तापमान बढ़ गया है। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने बगीचों में जो क्रियाकलाप होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटर कल्चर ऑपरेशन होते हैं, कब पानी देना है, कब रोकना है, तो इन सब चीज़ों पे आप नज़र बना के रखिए। और इसी जो तापमान का उतार चढ़ाव हो रहा है, उसकी वजह से कुछ नई बीमारियां या कीट भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो उसके लिए आप एक जागरूकता रखिए और अपने बगीचे को देखते रहिए और समय रहते उसका प्रबंधन अवश्य करें। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि और कुछ यदि यदि काट छांट की यदि हम बात करें, तो काट छांट का बिल्कुल ये सही समय नहीं है। तो अभी किसी तरह की काट छांट आप ना करें तो वह बेहतर होगा। धन्यवाद। बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखने के लिए आजकल जैविक खेती की ओर कई किसानों का रुझान बढ़ा है, लेकिन सही समय पर उत्तम गुणवत्ता की जैविक खाद मिलना एक प्रमुख चुनौती है। विभिन्न प्रकार की जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, FYM, गोबर की खाद, खली, इन सब में वर्मी कंपोस्ट का विशेष महत्व है। ये युवाओं के लिए एक कृषि उद्यमता का भी प्रमुख स्रोत है। लघु और सीमांत किसान कैसे अपने ही खेतों पर फसल अवशेष से उत्तम गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट बनाए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और इसकी विभिन्न विधियां बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवधर मिश्रा। वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए की खाद, इसकी लोकप्रियता आजकल हमारे किसान भाइयों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी चीज है कि इसको हमारे सभी किसान भाई अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जिनके पास जानवर हैं और जिनके पास जानवर नहीं भी हैं, वो भी जो व्यर्थ पदार्थ खेती के बचे कुछ हैं, उनसे वर्मी कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। पूसा संस्थान ने आजकल कुछ ऐसी विधियां विकसित कर दी हैं जिससे हमारे किसान भाई जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप सीधे सीधे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास अगर पेड़ खड़े हैं, पेड़ के नीचे भी आप एक विंडरो या एक मेड़ जैसी बना सकते हैं, जिसकी की ऊंचाई लगभग 1.5 फीट ही रखी जानी चाहिए और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए उतने रखनी चाहिए और लंबाई आपके पास जितनी जगह है उपलब्ध हो उसमें बनाना चाहिए। गोबर या गोबर के साथ मिक्स जो भी हमारे खेती से बचे हुए खरपतवार या कभी कभी फसल अवशेष वगैरह को हम प्रयोग कर सकते हैं। और इनको प्रयोग करने से पहले हम गोबर को सीधा सीधा ताजा गोबर प्रयोग नहीं करते हैं, करीब 15 से 20 दिन पुराना गोबर ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम जो बेड बनाते हैं, एक तो बिना किसी उसके बनाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही ढेर बना दीजिए। दूसरा, आजकल जो खुली ईंटों का सिस्टम भी हम लोगों ने एक विकसित किया है। जो खुली ईंटों के सिस्टम में भी हम यही करते हैं कि 3 फीट चौड़ा लगभग बेड बनाते हैं और इसको लंबाई आवश्यकता अनुसार जितनी जगह आपके पास हो और चौड़ाई जहां तक हाथ पहुंच जाए तो वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होता है, तो उसे आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशन या कहना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हाथ आपका पहुंच जाए चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई इसकी विशेषकर ध्यान रखी जाती है कि 1.5 फीट से ज्यादा होने पर केचुए नीचे नहीं जा पाते हैं और वो जो खाद है अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए 1.5 फीट बहुत अच्छी मानी जाती है, 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई रखी जाए। और इन केचुओं को जो आप ढेर बनाते हैं उसमें आप ये अंदाजे से ये देखिए कि 1 घन मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा अगर गोबर का ढेर है तो उसमें 1000 केचुए छोड़ने से काम चल जाता है। जब हमारी खाद तैयार हो जाती है तो हम जो मेड़ बनी हुई होती है उसको आधा करके एक साइड में समेट देते हैं और उसके बगल में ही दूसरा ताजा पदार्थ लगा देते हैं। हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन में सारे केचुए उसमें दूसरे वाले लाइन में आ गए हैं और आपकी जो तैयार खाद है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और छानकर उसको प्रयोग करने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कंटेनर्स, अगर कोई टूटे हुए वॉश बेसिन है, बाल्टी है, गमला है, इन सभी में हम वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं।
प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा और आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर ही सहायक होगा। कृषि संबंधी अन्य समस्याओं के लिए भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार और हर बार की तरह अगले अंक में भी हम कुछ नए विषय लेकर आएंगे और उनके नए पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।